है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मेंटोर पर। मैं नवाज सर फिर एक बार आप सबके लिए एक नया क्वेश्चन और एक नया सेशन लेकर के आया हूं। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग को हमें डील करना है, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी की समस्या है कि हमें प्रिपरेशन तो करनी है। प्रिपरेशन कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, मेन टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, लेकिन अब उसको कैसे आंसर राइटिंग में ढालें, क्योंकि आंसर राइटिंग एक ऐसी कला है जो आपको मेन से इंटरव्यू तक ले जाती है। कई बार एक बात कहता हूं कि यह जो है आपके इंटरव्यू के लिए एक एम्बेसडर की तरह है, आपका राजदूत है, जो यूपीएससी के पास जाकर के बताता है कि इस बंदे का सिलेक्शन कर लो, क्योंकि इसके अंदर वो प्रतिभा है जिससे राष्ट्र का और समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास अच्छे से हो सकेगा और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रेरित होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आंसर राइटिंग का स्किल सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही मेंस में आपको दूसरों से ज्यादा एज दिलाएगा। आज 2019 जीएस पेपर 2 का एक प्रश्न मैं ले रहा हूं, जो यूपीएससी ने पूछा था कि क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। तो अब यहां मेन पॉइंट क्या है? व्याख्या करना है। किस बारे में? नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर, जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर एक नया बिगनर या वीडियो देख रहा हो तो वह कैसे समझेगा ये शक्तियों का बंटवारा क्या होता है? आप एक परिवार में देखिए, एक तरफ माता जी हैं, एक तरफ पिताजी हैं। अगर समस्त शक्तियों का केंद्र पिताजी के हाथ में आ जाए तो फिर बवाल क्रिएट होता है। माताजी कहती है मैं सिर्फ घर संभालूं, क्या और चीजों में मेरी राय लेने की आवश्यकता नहीं है? तो इस प्रकार से कुछ अधिकार जो है घर में स्त्रियों को दिए जाते हैं कि आपको इन इन मुद्दों पर भी राय देनी है, इन इन मुद्दों पर आप अपना समर्थन विरोध जताएं। चलिए ठीक बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई जगह एक जगह जब शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है तो लोग परेशान होते हैं उसकी वजह से और परिवार में टूटन पैदा हो जाती है। फिर उसके साथ ही साथ आप एक पॉइंट देखते होंगे कि अगर पिताजी ने कोई फैसला लिया और वह गलत साबित हो गया तो माताजी कहती है कि मैंने कहा था ना, आप समझ नहीं रहे थे, अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर वापस से पिताजी क्या करते हैं? उस फैसले पर पुनर्विचार करते हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुआ कि शक्तियां अलग अलग बटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद चेक एंड बैलेंस चल रहा है कि माताजी ने चेक किया कि आप तो ये गलत आंकड़ा लगाए थे, सही आंकड़ा तो ऐसा है, तो फिर उसमें संतुलन साधा गया तो गलतियों से बचा जाए और परिवार को बचा लिया जाए, यही मेन ध्येय होता है। इसी प्रकार से किसी लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ संतुलन साधा जाता है। लेकिन इसमें भारत का संविधान सबसे खूबसूरत है कि वह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को कठोरता से लागू नहीं करता है, बल्कि वह नियंत्रण और संतुलन पर आधारित होता है। तो क्या होना चाहिए आंसर मॉडल? आंसर मॉडल होना चाहिए पहला तो भूमिका। आप शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या होता है इससे शुरुआत कर सकते हो। एक ही भूमिका को कैसे कैसे लिखना है यह भी मैं बताता चल रहा हूं। फिर यह नेहरू और अंबेडकर जी का वक्तव्य है, सत्ता का बंटवारा, क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की, उसको उठा करके भी आप चाहो तो कट पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको याद कर लो, एक सेक्शन बना लो, वहां पे लिख लो कि शब्दावलियों का लिखना है, कोई वक्तव्य दिया हो, गांधी जी ने कुछ कहा हो महिला सशक्तिकरण पर, संघवाद पर, राष्ट्रवाद पर, तो इस तरह से तुम्हारा तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद मुख्य भाग में आप डालेंगे सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भारत में कैसे है। फिर निष्कर्ष में लिखेंगे कि सत्ता का केंद्रीकरण किस तरह किसी देश के लिए दुष्प्रभावी होता है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बावजूद भी शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है भारत में कि हम एक ही पास जो शक्ति रखे हैं वह पूरी तरह पत्थर का लकीर नहीं है, बल्कि एक दूसरे को हम चेक एंड बैलेंस कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए यहां पर हम देखते हैं कि भारत में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो 3 स्तर पे आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा स्तर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ले लिया। चलिए
अब सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वह 3 स्तर पे आपको देखने को मिलता है। पहला पॉइंट है आपका न्यायपालिका, दूसरा है पॉइंट आपका कार्यपालिका और तीसरा है आपका विधायिका। अब ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है, विधायिका का काम क्या है? कानून बनाने का। कार्यपालिका का काम क्या है? प्रस्ताव लाने का, नीतियां बनाने का और साथ ही साथ कानूनों को लागू करवाने का। ठीक है, कानून को लागू करवाने का। न्यायपालिका का क्या काम है? संविधान की व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या करेगा ये। साथ ही साथ कोई कानून बनेगा तो कानून की संवैधानिकता जांच करेगा कि वह संविधान के अनुसार कानून बना है कि नहीं, और नहीं बना है तो उसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। क्या ऐसे उदाहरण भारत में कभी देखे गए जिसमें नियंत्रण और संतुलन परिलक्षित होता है? कई बार देखे गए, लेकिन हमें समझना यह है कि विधायिका का मतलब क्या है? संसद, विधानमंडल। जैसे आप संसद का नाम लेते हैं तो पता चलता है राज्यसभा और दूसरी तरफ लोकसभा, और ऊपर होता है आपका राष्ट्रपति, क्योंकि बिना कोई भी बिल राष्ट्रपति साइन किए बिल तो बन नहीं पाएगा, विधेयक। अब मान लीजिए लोकसभा में कोई एक सामान्य बिल की बात करते हैं, धन विधेयक की बात नहीं करते हैं। लोकसभा में आया और उसमें दिक्कत क्रिएट हुई और पता चला कि वह सही नहीं है, फिर भी इसको लोकसभा ने पारित कर दिया। कुछ सोचा समझा नहीं, बस बहुमत के आधार पे पारित कर दिया। फिर भेजा राज्यसभा को। राज्यसभा में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पे एमपी बन करके आते हैं। उन्होंने भी समर्थन दे दिया लोकसभा में जो सरकार है बहुमत की, कि चलिए ठीक है आप कानून बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यह कानून सही नहीं है। लेकिन फिर जब ये पास होकर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति भी साइन करने के लिए विवश है, कर दिया साइन, पुनर्विचार के वीटो का उन्होंने यूज नहीं किया। अब फाइनली यह बन गया कानून। लेकिन यह कानून अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, संविधान के प्रमुख प्रावधानों का हनन करता है, तो भारत की न्यायपालिका को आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 142, इसी के तहत और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत भारत की न्यायपालिका को अधिकार है कि वह क्या करे? इन कानूनों की जांच करे कि संविधान के अनुरूप चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और अगर नहीं चलेंगी तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में स्वयं लिखा हुआ है कि भारत की न्यायपालिका कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को न्यून करता है या फिर ठेस पहुंचाता है, उसको समाप्त करने का अधिकार रखती है। तो इस प्रकार से यहां से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारत में निकलती है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर न्यायपालिका इसको समाप्त कर दी तो फिर संसद को अधिकार है कि वह इसमें संशोधन करके उसमें फिर से वह पारित कर दे। तो चेक एंड बैलेंस चला कि लोकसभा से भी गलती हो गई, राज्यसभा से भी गलती हो गई, राष्ट्रपति से भी गलती हो गई, लेकिन फाइनली न्यायपालिका ने उस गलती को रोक लिया। क्या ऐसा कभी हुआ है? उदाहरण लेटेस्ट तो एनजेएसी एक्ट, जो कि 99वां संविधान संशोधन था, ये 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले टर्म में पहले ही वर्ष लाया गया। लेकिन इसमें काम क्या था? इसमें कहा गया कि जो कोलेजियम व्यवस्था है, जिसमें 5 जजों की बेंच मिलती है और वह क्या करती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं करती है, सिफारिश करती है, ट्रांसफर करती है, इसको हम समाप्त करेंगे और एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाएंगे जिसमें कैबिनेट मंत्री होंगे, विधि मंत्री होंगे, यानी कार्यपालिका के सदस्य आएंगे। इसमें कार्यपालिका क्या होती है? प्रधानमंत्री और जितने मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका कहलाते हैं। ऐसे ही राज्य में सीएम और मंत्रिमंडल कार्यपालिका है, और बाकी उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य जो मंत्री नहीं है और बाकी विपक्ष के सदस्य, ये सभी विधायिका के पार्ट हो जाते हैं। समझ गए इतना पॉइंट आप? तो क्या हुआ? ये पारित कर दिया, लोकसभा ने भी कर दिया, राज्यसभा ने भी, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। ये फाइनली 99वां संविधान संशोधन हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डाल दिया कि कोलेजियम व्यवस्था इसलिए सही थी क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना है और इसके बारे में स्वयं
स्वयं आर्टिकल 50 डीपीएसपी का कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने का प्रयास करेगा। अब इसका हनन भी है और साथ ही साथ भारत के संविधान बनाने वालों की सोच थी कि न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र रहेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगी और उसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए। तो यह उसको समाप्त करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन समाप्त कर दिया। इस प्रकार से न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोका गया और संविधान को बचा लिया गया। तो भारत में क्या है, आपका शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का कठोर प्रयोग नहीं है बल्कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत मिलता है। इसी तरह से आपने देखा था 27वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने क्या किया, आप 27वां और 42वां संविधान संशोधन का इसमें उदाहरण दे देंगे कि उन्होंने लिखवाया कि न्याय संसद जो चाहे वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकती है। क्योंकि जैसे ही देश आजाद हुआ, भूमि सुधार लागू करने के लिए कानून बनाने को लेकर के विवाद छिड़ा, क्योंकि उस वक्त संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। तो लोग न्यायालय गए, न्यायालय में चला शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद, सज्जन सिंह वाद चला। इन सब में फंडामेंटल राइट्स के लिए कहा गया कि कोई छू नहीं सकता है। फिर गोलकनाथ में फैसला उलट जाता है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को आप टच नहीं कर सकते, ये अभेद किला की तरह है। जबकि सज्जन सिंह वाद और आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में क्या हुआ था कि कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा अभी जो मैंने बताया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब गोलकनाथ केस आया और फिर फाइनली 1973 में केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छू सकते, यानी मूल ढांचा को टच नहीं कर सकते। तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को लागू किया। अब संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार है, संसद को कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को टच नहीं करती। मूल ढांचा क्या है, वह चीज जो संविधान बनाने वालों की सोच में शामिल था। क्या, भारत गणराज्य होगा, भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार मिलेगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। यह क्या है, एक मूल ढांचे की तरह है क्योंकि उसी पर संविधान बना है। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट जब आप डालेंगे तो यह आंसर कंप्लीट होगा और फाइनली जब आप उसमें कंक्लूजन लिखेंगे तो बताएंगे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को, सत्ता का जो बंटवारा है उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को शक्तियां दी गई हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन कोई एक अपनी ही शक्तियों का दुरुपयोग न करने लगे। इसलिए भारत के संविधान बनाने वालों ने चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन के कई सारे ऐसे प्रावधान कर रखे हैं। ठीक है, ताकि नियंत्रण और संतुलन के आधार पर खुद कार्यपालिका में भी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। जैसे राज्यसभा और लोकसभा कोई कानून सामान्य पारित कर दे और वह राष्ट्र के हित में न हो तो राष्ट्रपति को जेबी वीटो का अधिकार है और इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने डाकखाने से संबंधित एक विधेयक जो राजीव गांधी सरकार में पारित हुआ था उसको जेब में रख लिया था और वो वहीं पे समाप्त हो गया, अगली सरकार ने उस पर कोई राय ही नहीं दी। तो इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेसिंग आप दे करके इस आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। अब आप बताइए, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए क्लास 11 की एनसीईआरटी में न्यायपालिका में दिया हुआ है, संसद वाले पोर्शन में दिया हुआ है, सत्ता के विकेंद्रीकरण वाले पोर्शन में दिया हुआ है। और आप कह रहे हो तैयारी कहां से करनी है, भूमिका कहां से आएगा, निष्कर्ष कहां से आएगा, तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। आज तक नहीं मिला था कोई ऐसा क्लिप है, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा मेंटोर, तो चिंता किस बात की है, नवाज सर आपके साथ हैं। इसी के साथ आज की यह सेशन हम यहां समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन और अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा। इसी तरह डेली एक क्वेश्चन करते जाइए। उम्मीद मानिए मेंस आंसर राइटिंग की राह आपकी आसान करके रख दूंगा और सिलेक्शन में एक सीट आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।